आयोग से संबंधित माननीय आयोग ने जैसा कि हम 5 लोगों को ये आदेश दिया है कि आप 5 लोग जाकर के बेसिक शिक्षा परिषद में इन अधिकारियों से वो सभी चीजें लेने का वहां प्रयास करें जो ये यहां नहीं लेकर के आ पाते हैं। अब ये बात तो मैं पहले लाइव सेशन में भी बोल चुका था, लेकिन अभी पुनः मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने मान कैसे लिया, आप लोगों ने ये बात कैसे मान ली। तो भाइयों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि माननीय आयोग एक तरीके से हमें आदेश, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो उसकी नजर में दोनों एक है। माननीय आयोग एक माननीय न्यायालय की पावर से बैठे हुए वहां पर जितनी भी एक समिति है, सोसाइटी है, कमेटी है, उसकी बात को, उसके आदेश को अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर कैसे चलेगा, हमें मानना पड़ेगा। उसमें हम अगर जबरदस्ती ये कर जाएं कि नहीं हम आपकी बात को नहीं मानेंगे तो फिर क्या फायदा। वो कहेंगे कि ठीक है मत मानिए। जब माननीय न्यायालय कोई भी आदेश देता है, चाहे वो सरकार को दे या वो पक्ष को दे, किसी को, सब लोगों को मानना पड़ता है या नहीं मानना पड़ता है? मानना पड़ता है। इसी तरह से माननीय आयोग ने जो भी आदेश दिया है और वहीं पर बैठ करके 5 लोग डिसाइड हुए, सुनिश्चित किए गए कि आप वहां पर जाएंगे तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव हो पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बातें बिल्कुल जो है खत्म हो जानी चाहिए कि आप लोगों ने मान कैसे लिया। अरे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, मानना तो पड़ेगा ही ना। और बेहतर है, मैं तो इसे बेहतर कहता हूं। बेहतर मैं इसलिए इसे कहता हूं चूंकि बार बार बेसिक शिक्षा सचिव जी कहते हैं कि हम ये चीज भूल आए, हम ये चीज नहीं लेकर आए, हम वो चीज नहीं लेकर आए। तब जो है अध्यक्ष जी ने ये कहा कि 5 लोगों को हम आपके जो कार्यालय है वहीं भेज दे रहे हैं और वहां पर आप जो भी चीज ये लोग मांगे आप इन्हें दीजिए, संतुष्ट करिए। और ये 5 लोग अपनी लीगल रिपोर्ट बना करके फिर जो है हमें सौंपेंगे कि ये बिंदु पर हम संतुष्ट हैं और ये बिंदु पर हम संतुष्ट नहीं हैं, ये चीज यहाँ ये प्रोवाइड हमें नहीं करा पाए हैं। तो वो उस तरीके का एक मान के चलिए एक मात्र प्रक्रिया है। हमारी जो संघर्ष, ये लड़ाई चल रही है माननीय आयोग में, उसकी ये एक प्रक्रिया है। इसके अलावा अब मैं दूसरी बात अपनी जो है शुरू करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हाई कोर्ट बेंच में हम जो है, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच या प्रयागराज बेंच में हम जो है अपना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी बेहद संतोषजनक नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से मान के चलिए लगभग 16 या 17 जुलाई तक काउंटर का समय पूरा हो चुका था, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी काउंटर नहीं लगाया है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, अगर काउंटर लगा भी देती है, जिस तरीके से कि प्रयागराज में काउंटर लगा, इसी तरीके से अगर लखनऊ बेंच में काउंटर लगा भी देते हैं तो उस काउंटर पर फिर जो है हमें रिजॉइंटर लगाना है, फिर बहस चलेगी, फिर बरगलाने की कोशिश की जाएगी, दुनिया भर की जो है तमाम चीजें इस तरीके की चलती रहेंगी और इधर हमारी भर्ती हो करके खत्म हो जाएगी। मैं या हम किसी भी तरीके की इस तरीके की रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस बार जब हम सभी लोग यहाँ दिल्ली में एकत्र हुए थे, उसमें विचार किया गया कि यार क्या किया जाए जिससे कि सब कुछ बेहतर हो सके या एक निश्चित समय में चीजों को कंप्लीट किया जा सके। उसके लिए सभी लोगों ने विचार किया, तो थोड़ा डिस्कस वगैरह किया। वहां पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एडवोकेट हूं, तो थोड़ा इस संबंध में नॉलेज रखता हूं कि कौन सी चीज कहां से क्या करनी चाहिए और आप लोग भी जो है समझते होंगे। तो हम सभी लोगों ने विचार ये किया कि इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में ले जाना चाहिए, वहां से डायरेक्शन मिले या
हमारी सुनवाई हो, हमारा काम हो, वो दोनों ही हमारे लिए बेहतर परिणाम साबित होंगे। अगर मिलती है तो उसमें टाइम बॉन्ड करके मिलेगी कि 2 महीने के अंदर इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे जो है इसका निस्तारण किया जाए। इसी विचारों के आधार पर बड़े भाई रविंद्र बघेल जी, आशीष यादव जी वगैरह सभी लोग, हम लोगों ने विचार किया कि भैया किसी भी तरीके से इस मामले को, ये जो कहते हैं ना हम लोग कि लड़ाई लंबी है, तो इस लंबी लड़ाई को छोटा करने का क्या प्रयास किया जाए और भर्ती शुरू होने से पहले पहले क्या हम बेहतर परिणाम ला सकें, उसके लिए हम लोगों ने सभी ने मिलकर विचार किया। उस संबंध में एक वकील साहब से जो है हमारी बात हुई, उनसे हमने समय लिया और इसी कारण हम जो है 3-4 दिन वहां पर दिल्ली में रुके रहे, क्योंकि चारों तरफ से इस लड़ाई का जीतना बहुत ज्यादा सुनिश्चित है। जब हम वकील साहब से मिले तो उन्हें जब सारी चीजें समझाई, सारी चीजें जो है बताई, ब्रीफ किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक है डायरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में 27% रिजर्वेशन आपके लिए प्रदत्त है और अनुसूचित जाति के लिए 21% प्रदत्त है, जिसे किसी भी तरह से, चाहे वो एमआरसी लगाई हो या कुछ भी लगाया हो, किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, को किसी भी तरीके से ब्रीच नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोगों के साथ किया गया है। सारी चीजें जो है बताई, जैसे कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती ये हो रही है तो 69,000 के आधे 34,500 होते हैं। 50% अनरिजर्व के लिए जाता है, जिसमें एससी, ओबीसी और जनरल तीनों ही जा सकते हैं। 34,500 के बाद 18,598 जो ओबीसी का रिजर्वेशन बनता है वो जोड़ दीजिए। वहां तक केवल क्या होने चाहिए, मात्र और मात्र अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ही होने चाहिए। उसके बाद फिर एससी के अभ्यर्थी होने चाहिए, फिर एसटी के अभ्यर्थी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमने देखी, लेकिन आपको भी पता है, आप सब जानते हो कि 34,500 से ऊपर लगभग 7,500 या 7,338 कैंडिडेट्स जो जनरल के हैं वो मतलब भाई रविंद्र बघेल जी ने और जो भी हमारे सभी भाई हैं जिन्होंने डाटा पर काम किया, उन्हें काउंट करके देख लिया है। तो वहां पर देखा जाए तो हमारे साथ सीधा सीधा ये आरक्षण से खिलवाड़ हुआ है। अगर ये लोग कहते हैं कि ये रैंक नहीं है, क्रमांक है, तो क्यों क्रमांक है? आप किसी ऑर्डर में ही तो लिस्ट को लगाओगे, किसी ना किसी ऑर्डर में, किसी ना किसी क्रम में ही तो लिस्ट को लगाओगे। दूसरा हमारा कहना यह भी है कि अगर 1,36,621 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, इतने लोगों का अगर हमें डाटा मिल जाए, क्योंकि हमारे भाइयों ने डाटा पर जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, वहीं से हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले एक डाउट था, रैंक वाइज हम बात कर रहे थे, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, हमें विश्वास हो गया कि आरक्षण से खिलवाड़ किया गया। तो उस डाटा के अंतर्गत अगर 1,36,621 का हमें पूरा डाटा मिल जाए तो सारे रिजर्वेशन लगा करके, चाहे वो पीएच रिजर्वेशन हो, एससी एसटी, सारे रिजर्वेशन का फॉर्मूला लगा करके, मेरे जो भाई सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझते होंगे कि वहां से हम अपनी एक नई चयन सूची तैयार कर देंगे, मतलब कर सकते हैं, जिसमें कि सब कुछ ओवरऑल खुलासा हो जाए कि किस तरीके से कितना मेरिट गई, कितना क्या। लेकिन अब वो कोशिश करते हैं, देखते हैं वो हमें मिलता है या नहीं मिलता है या कैसे किस तरीके से। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि आरक्षण से खिलवाड़ हुआ है। इसीलिए इस लड़ाई को छोटा करने के लिए अब हमने यही सोचा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में जाना बेहद आवश्यक है। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, वकील साहब से वार्ता के अनुसार अगर हम इस मामले पर पहले ही माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में चले जाते, मतलब यहाँ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ देखो कितना लेट लतीफी हो रही है, हम लोग वकीलों से हालांकि हमारे टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हम लोगों ने हायर किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अब जब कुछ नहीं हो पा रहा है और हमने टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हायर किए, तो हमारा क्या कर्तव्य है आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग वहां पर पहुंचे।
वकील साहब से मिलें और उन्हें अपनी दुर्दशा से अवगत कराएं और उनसे कहें, उनके सामने हमें माथा उन्हीं के सामने टेकना, क्योंकि हमारी लड़ाई वो ही लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वकील साहब के पास जा नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं कई ग्रुप से लेफ्ट हो चुका हूं और आने वाले समय में ये भी कोशिश करूंगा कि फेसबुक से भी लेफ्ट हो जाऊं, क्योंकि इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। फेसबुक पर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मनोज भाई आपके लिए देखो, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुशीनगर देवरिया में कोई बंदा बैठ करके, मैं उससे 700 किलोमीटर दूर हूं, अगर मुझे कुछ कह दिया तो मुझे नहीं लगता कि इस पर जो इसे वाद विवाद की चीज बनाई जाए। सबसे पहले जो जरूरी चीज है कर्म, क्योंकि कर्म का ही फल मिलता है। फल जो मिलता है वो कर्म के अनुसार मिलता है कि हमने किस संघर्ष से कर्म किया है। अब उस एनर्जी को और उस कर्म को एक अगर सही दिशा में किया जाए तब ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है उस सही डायरेक्शन में अगर हम काम करेंगे तब ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैं किसी से मैंने कोई पोस्ट की, उस पर कमेंट में कोई उल्टा सीधा कुछ लिख रहा है, मैं उसे जवाब देने में अपना टाइम खराब कर दूं तो ये जो है बेकार। क्योंकि यहाँ नहीं करना है ना, हमें जो एनर्जी अपनी लगानी है वहां वकील साहब के साथ में बैठ करके वहां लगानी चाहिए, वहां हमें लगानी है। इसीलिए आप जो है कोई भी मेरा वो नहीं देखेंगे, मैं किसी कोई ने कटाक्ष कर रहा और ना ही कुछ कर रहा। सब लोग अपने अपने बेहतर प्रयास करिए, मेरा यही कहना है। और बड़े भाई रविंद्र बघेल जी के नेतृत्व में माननीय उच्चतम न्यायालय की हम जो है लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय संजीदा मामलों को, जैसे कि आरक्षण पर यह प्रहार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक है, इस पर अब जल्द से जल्द विचार करें और जल्द से जल्द विचार करके उसे मूवमेंट आएगा। कुछ भी मूवमेंट आए वो मूवमेंट जो है देखने वाला होगा और बेहतर ही मूवमेंट होगा, तो उस मूवमेंट की तरफ जो है हम लोग काम करेंगे। तो मैंने देखिए माननीय आयोग की भी बात बता दी और माननीय आयोग की तरफ से जिस तरीके से हम 5 लोगों को निर्देशित किया गया है, एक तरह से विभाग को भी निर्देशित किया, ये आदेश है। इसे आप ये मत समझिए कि भाईचारा चल रहा है वहां पर कि जैसा कह दिया हम उनकी बात को ना माने या वो हमारी बात को ना माने, ये चीजें नहीं भाई। निर्देशित है, ये निर्देशन हमारे लिए भी है, ये निर्देशन विभाग के लिए भी है। फिर वहां से हम अपनी लीगल रिपोर्ट, हम सभी जो भी 5 लोग हैं वहां से लीगल रिपोर्ट बना करके माननीय आयोग को सौंपेंगे और उस रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ जो है काम चलता रहेगा। और उधर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में भी हमारा मामला ये चलता रहेगा। तो बड़े भाई रविंद्र बघेल जी के नेतृत्व में ये जो है हम लोग कार्य जो है करने जा रहे हैं, वो अपना जो है देखेंगे, इस पर जो है क्या नाम विचार करेंगे। मैंने उन्हें बता दिया, वकील साहब से मुलाकात हो गई है, उनसे जो है बुला दिया कि अब लोग अपना जो है इस तरीके से जो है कार्य करते रहिए, ठीक है। तो वो जो है करते रहेंगे। निर्देशन हमारा जो है हर तरीके से रहेगा। हमने पहले भी जो है निर्देशन लोगों को दिया। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी परेशानी है फेसबुक से सॉल्व नहीं होगी। सॉल्व कौन करेगा? वकील साहब। जिन टॉप मोस्ट हायर सीनियर एडवोकेट्स को हम लोगों ने हायर किया है, उनके पास जाकर के हम जब बात रखेंगे वही तो सॉल्व करेंगे, ना कि जो है फेसबुक पर बैठे हुए जो हम सभी साथी लोग हम नहीं कर सकते, वही लोग करेंगे। जो भी समस्या, चाहे वो कोई भी समस्या हो, चाहे वो डेट नहीं लग रही हो या फिर इसके अलावा जो हमारा केस लिस्टेड नहीं हो पा रहा हो या कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे? वकील साहब। जिन वकील साहब को हमने हायर किया, और वकील साहब हमारे छोटे मोटे नहीं, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स हमने हायर किए हैं। तो वहां पर हमें अपनी दुख दर्द, हमें जो पीड़ा हो रही है, हमारा केस नहीं सुना जा रही वगैरह, सब कुछ कौन करेगा? वकील साहब को। ये सबसे बड़ी बात है। तो सभी लोगों से मेरा जो यही कहना है, इसीलिए हम 3-4 दिन वहां पर जो है रुके रहे और अपने जो है, क्योंकि वकील साहब ने हमें टाइम दिया था कि आप जो है कल ना मिलके परसों मिलिए, तो फिर एक दिन जो है हमें वहां पर स्टे करना पड़ा, रुकना पड़ा कि अब जो है मिलकर ही जाएंगे। मेरा सिर्फ मात्र और मात्र एक उद्देश्य है कि जो लंबे समय तक लड़ाई को न लड़ करके छोटे समय में पूरा कर लिया जाए तो वो बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं हो कि पहले जो है हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए तो लग जाएंगे 2 साल, 1.5-2 साल लग जाएंगे। इसे किस तरीके से हम संकुचित कर सकते हैं इस लड़ाई को, है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके हिसाब से यही एक बेहतर रास्ता है जो चुन लिया गया है। और रविंद्र भाई जी ने टोकन मनी दे करके, हालांकि वो टोकन मनी एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, वो दे करके